अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। आज ये आखिरी प्रोग्राम है व्यू पॉइंट का साल 2022 का, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम होगा वो हम साल 2023 में कर रहे होंगे। ये जो प्रोग्राम है आप देख रहे हैं और इसमें हम थोड़ा सा अहाता करेंगे कि क्या रहा इस साल में, हमने क्या खोया क्या पाया। 2022 पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कैसा साल रहा और क्या साल 2023 इससे बेहतर साल साबित होगा इंशाल्लाह या नहीं, क्या उसमें बेहतरी की उम्मीद है, उसके हवाले से भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये साल 2022 तो खासा टफ रहा पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से। आगे थोड़ी सी चलेंगे तो बात करेंगे कि जो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हैं उसके हवाले से जो कोर्ट ऑर्डर था उस पर अमल दरामद नहीं हो सका और इंतखाब नहीं हो सके, और इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी गई, तौहीन अदालत की अपील भी दायर कर दी गई पीटीआई की जानिब से, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आगे अब इस केस का क्या फ्यूचर है उसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ फिर कुछ सियासी जो मामला चल रहे हैं उनका भी जायज़ा लेंगे। आप सबको खुशामदीद कहते हुए पहले चलूँगी मैं इमरान साहब की। इमरान साहब, साल 2022 जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है और चंद ही घंटे बाकी रह गए, बल्कि 2 ही घंटे तकरीबन बाकी रह गए। तो सर क्या लगता है आपको, मुश्किल साल था पाकिस्तान के लिए ये, लेकिन साल 2023 में कोई उम्मीद दिखाई देती है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह करे कि साल 2023 जो है पाकिस्तानियों के लिए कोई बड़ा ही अच्छा साल साबित हो। लेकिन अगर आप हक़ाइक़ पे बात करें और 2022 में आप अगर मुख्तलिफ़ पहलुओं का जायज़ा लें तो बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है कि 2023 भी कोई खैर की खबर लेके आएगा। अल्लाह को मोजज़ा कर दे, अल्लाह को गरीबों पे भूखों पे कोई रहम आ जाए, अल्लाह किसी की दुआ सुन ले तो कुछ इस तरह की बात हो जाए। हाँ जी, देखिए अगर सियासत की बात करें तो हुक्मरान हो या अपोजिशन, किसी पे भी आप ये तकिया नहीं कर सकते कि ये कोई मामला ठीक कर देगा, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कोई करना चाहता ही नहीं। इक़्तिदार की लस्ट जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ना हुक्मरान इसको छोड़ना चाहते हैं और ना अपोजिशन वाले इसको छोड़ना चाहते हैं। इमरान खान साहब की शदीद तरीन ख्वाहिश है कि गलियाँ हो जान सुंजियाँ मिर्ज़ा यार फिरे, किसी तरीके से वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाए। PDM की ये शदीद तरीन ख्वाहिश है कि वही रहें यहाँ पे और इमरान खान साहब तो सियासत से भी आउट हो जाएं। यानी कोई भी मुल्क का नहीं सोच रहा। सूबाई हुकूमतें हों वहाँ कोई आपको काम होता नज़र नहीं आएगा। महंगाई जहाँ मर्जी जा रही है वो तो सूबाई हुकूमतों का मैटर है ना, उस पर भी सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी आप देख लें। पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान, वहाँ पे क्या हुकूमतें कर रही हैं, ना कहीं प्राइस लिस्ट है, ना प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम कर रही हैं, ना कोई मजिस्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है। वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है तो उसमें आप देखें तो वो भी जो है ना बस अपनी हुकूमत बचाने में लगे हुए हैं या पंजाब की हुकूमत को गिराने में उनकी ख्वाहिश है। लेकिन ये नहीं है कि अवाम गिरती तो गिर जाए, उनकी हुकूमत नहीं गिरनी चाहिए। ठीक हो गया। जज साहब, आपकी क्या उम्मीद है साल 2023 से? लेकिन साथ में थोड़ा सा मैं एक शॉर्ट से आप दोनों से कमेंट भी लूँगी कि आपके ख्याल से साल 2022 में सबसे बड़े लॉस जो हमने देखे हैं, अगर ये कहूँ क्या खोया क्या पाया, तो शायद पाया क्या, ये तो ज़रा मुश्किल सा ही सवाल हो जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हमने कुछ अचीव भी किया है, लेकिन खोया काफ़ी कुछ है। क्या कहते हैं कि एक और साल रात की दहलीज पे खड़ा, इम्कान सोचता है नए साल के लिए। इस साल बस फरेब की तरतीब है नई, इस साल भी वही है नए साल के लिए। समीना, फरेब की तरतीब है, ये बड़ी अच्छी तरकीब है। ये जो मामलात हमारे यहाँ पे हैं 2022 में, सहाफ़त के एतबार से देखा जाए तो अरशद शरीफ का नुकसान, उसकी शहादत एक कौमी अलमिया है, एक ऐसी बात है, ऐसा जुल्म है कि जिसको याद ना किया जाए तो बड़े ज़्यादती की बात है और बड़ा याद करें लोग। मैं देखिए सोशल मीडिया भरा हुआ है आज अरशद शरीफ की। और इमरान खान साहब के ऊपर हमला साल 2022 का एक इंतहाई भयानक वाक़या था। बाकी तो सियासत जैसे चलती रही है वैसी सियासत आगे चलती रहेगी। मुझे इस साल जो है भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसमें हम कहें कि कोई ज़्यादा होप है। मतलब मैं प्रैक्टिकली जो हम बात करते हैं, जैसे इमरान साहब ने बात की, तो इससे कोई दूसरी राय लेना जो है वो बड़ी एक है। अब पिछले साल क्या हुआ, अब अगर मईशत की बात की जाए तो मईशत में जब इमरान खान की हुकूमत से लेके अब तक जो मेजर चेंजेस आई हैं
उसमें बरामदात में 3% कमी हुई है, तरसीलात ज़र में 9.6% कमी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज में 9% की कमी है, ज़र मुबादला के ज़खायर में 46% की कमी हुई है, सनती पैदावार में 3% कमी हुई है, रुपए की कदर में 27% कमी आई है, रोशन डिजिटल अकाउंट की तरसीलात में 70% कमी, महंगाई में 26% इजाफा और डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट 100% हो गया है। तो ये तो एक बड़ी भयानक सिचुएशन है और इससे निकलने का इमरान साहब रास्ता कोई नहीं। साहब मैं गुजारिश चाहता हूँ, महंगाई में तुसी हथोला रख ले। सरकारी दादोशुमार के मुताबिक 2022 महंगा तरीन साल रहा है और इस साल में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 27.3%, 26% नहीं, 27.3% महंगाई रही है। कुछ महीनों में तो सर 29% को टच किए हैं। नहीं, मैं तो एवरेज की बात कर रहे हैं, ओवरऑल एक एवरेज जो इस साल की है वो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मामला ये है कि चोई साहब आपने जितनी बातें की हैं ना, ये 100% सच है, लेकिन एक आम आदमी को आप यकीन जाने इन बातों का पता ही नहीं, वो इन इस्लाहात को जानता ही नहीं, ना जानना चाहता है। उसे तो ये पता है, उसे शायद इस बात से भी सरोकार, महंगाई का तो उसे पता है, मैं यही उसे ही तो सबसे ज्यादा पता है। नहीं मैं क्या उस पे बीत रही है, मैं देखिए उसको सबसे ज्यादा किसको पता है? नहीं समीना बात सुने, उसे अफराते ज़र का नहीं पता, स्टॉक मार्केट डूबती या डूब जाए उसकी बला से, उसको ज़र मुबादला के ज़हीरों का कोई सरोकार नहीं है। उस बेचारे को ये पता है कि उसने जो अपने बच्चों को रोटी खिलानी है वो आटा उसे कितने पे मन मिल रहा है, उसे ये पता है कि उसने अगर दाल या सब्जी बनानी है तो उसे कितने रुपए में मिल रही है। आप यकीन करें, मुझे खुद समीना कल ये कह रही थी कि पहले 500 रुपये की मैं सब्जी लाती थी तो हफ्ता भर चल जाती थी, अब 1000 रुपये का नोट हो ना तो एक दिन में वो खर्च हो जाता है, यानी सब्जी भी इतनी महंगी हो गई। मामला ये है कि सर समीना या मैं या आप चोई साहब शायद 5% पाकिस्तानियों में भी हमारा शुमार नहीं होता आमदन के लिहाज से। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। जो बाकी आप तो अमीर कबीर आदमी, मुझे तो चले जो बाकी 95% से ज़्यादा लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने मजीद किस चक्की में पिसना है, क्या उन्होंने इसी तरह धक्के खाने। और सर देखिए रियलिटी चेक तो यही है कि फिलहाल जितने भी आप मईशतदानों को बिठा के पूछ लें, सब ये बता रहे हैं कि 2023 में कोई चमत्कार नहीं होने वाला, आपके लिए टफ ही है, भले इलेक्शन होते हैं, भले नई गवर्नमेंट आती है। हुकूमत की तरफ से एक जेस्चर दिया जाता है कि यार हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुझे याद है जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ज़रा मैसेजिंग ये की कि बाहर जब दौरों पे गए तो रिड्यूस कर लिया वफद के साइज, फिर उन्होंने जो है वो वहाँ पे दिखाने के हमारा तो प्रॉब्लम ये है इस वक्त जो है कि कहीं पे देखिए पैसे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है, पैसे खर्च करना जो है सूबे की जिम्मेदारी होती है। ये अनफॉर्चुनेट है बट ये एक हमारा अभी मैकेनिज्म ही है, हकीकत ही है। और इस वक्त जो वो जो यहाँ पे बहुत मशहूर एडमिनिस्ट्रेटर थे, जब पैसा बनाने की बारी आई तो छुट्टी हो गई, क्योंकि पैसा बनाना जो है सर वो इमरान साहब मुश्किल काम होता है, पैसे खर्च करना आसान काम होता है। अब इशू ये है कि अभी तक गवर्नमेंट की अप्रैल से अभी दिसंबर आ गया है, अभी तक कोई समत नज़र नहीं आती, कोई उन्होंने मैसेजिंग नहीं की है। और इस वक्त IMF का बहुत दबाव है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कल से मंडे पे इसलिए गई है, उसमें एक चीज़ जो है वो इकॉनमी का प्रॉब्लम है, CPEC का इशू है, उस पर किसी ये गवर्नमेंट जो है ये इस तरह से कोई एफर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही। पॉलिसी नहीं है सिवाय इसके कि पैसे आ जाते हैं दोस्त मुल्कों से आगे, IMF से आगे वो खर्च हो गए, फिर अब हम बैठ गए। देखिए दोस्त मुल्कों के अभी दोस्त मुल्कों ने तो पैसे नहीं दिए आपको, पॉलिसी नजर नहीं आ रही। सब दोस्त मुल्कों की समीना बात सुन लें, देखिए ये हम ना अपने दिल की तसल्ली के लिए कहते हैं जी दोस्त मुल्क है फलाना, इस दुनिया में कमर्शलिज्म का काम है, कैपिटलिज्म की दुनिया है, यहाँ अपने मफाद के अलावा कोई नहीं करता। मैं आपसे अर्ज करूँ प्लानिंग डिवीजन और फाइनेंस डिवीजन के कुछ लोगों से, बड़े सीनियर इंतहाई सीनियर ब्यूरोक्रेट से आज मेरी मुलाकात हुई, मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा था चीज़ें, उन्होंने मुझे कहा जनाब आप सबसे ज़्यादा दोस्त अपना किस मुल्क को समझते हैं? मैंने कहा जी चीन और सऊदी अरब से ज़्यादा तो पाकिस्तान का कोई बंदा अपने दोस्त नहीं समझता। तो उसने कहा फिर हमारी बात सुन लें, हम आपको ये जो हकाइक में हम अपनी बात बता रहे हैं वो ये है कि दोस्ती कोई नहीं है। चीन जो है CPEC पे या जिस तरह से भी आपको पैसे देता है उसकी अपनी ख्वाहिशात हैं, एक विश लिस्ट है, वो कहता है जी ये पूरी कर दो तो हम कर देंगे। सुन ले समीना, नहीं समीना अगली बात,
सऊदीया कहता है कि जनाब हम ग्वादर में रिफाइनरी लगा देते हैं, लेकिन आपने 25 साल उससे कोई टैक्स नहीं लेना, हम आपको 3 अरब डॉलर मजीद दे देते हैं, लेकिन वो रिफाइनरी हम जो लगाएंगे उस पर जितने भी अरब डॉलर लगेंगे हम लगाएंगे, लेकिन आपने 25 साल तक उस पर ना कोई टैक्स लेना है ना, यानी हर हम जो भी इन्वेस्टर है, हाँ, मामला ये है कि यहाँ पे चोई साहब जो बात कर रहे थे ना, जब तक ये हुकूमतें वाकई इसको उस तरह से नहीं लेंगी, अपनी प्रायोरिटी नंबर 1 इस बात को नहीं बनाएंगी कि अवाम ही उनकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, सियासत या कुर्सी नहीं है, उस वक्त तक माफ कीजिएगा मसला हल नहीं होगा। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, मैं तो समझती हूँ पूरा सिस्टम और रियासत को ही इन चीज़ों से अब बालतर होकर सिस्टम को चलने देना चाहिए। 5 साल के लिए इलेक्शन होते हैं, 5 साल के लिए गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए, वो अपनी पॉलिसीज नाफिज करें। थोड़ा सा एक 2020 खेल लेते हैं ताकि ज़रा तेज़ी में हम ज़्यादा जायज़ा ले सकें साल 2022 का। चौधरी साहब, सबसे नाकाम तरीन और कामयाब तरीन सियासतदान कौन है साल 2022 का? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कामयाब तरीन सियासतदान इमरान खान है, जिन्होंने अपोजिशन में रख के बहुत गेन किए, निकल गए, हाँ, इलेक्शन मिल नहीं सके। वो देखिए, उसके बाद देखिए असल में सियासत का टेस्ट ये है कि जब आप पावरलेस हो तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या है, फिर आप कितने पॉपुलर हुए, किस तरह से आपने जो है मेहनत की। और इसमें मुझे कोई शक नहीं कि नाकाम तरीन सियासतदानों में जो है शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी हैं। उन्होंने हुकूमत तो ले ली, इज्जत तो उन्होंने खो दी। और अभी ये कहा जाता है कि जी जरदारी बड़े जादूगर हैं, ये हैं। मेरा इस चीज़ से बहुत ही बुनियादी तौर पे इस इख्तलाफ ये है कि पीपल्स पार्टी 1988 में जब पंजाब में इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। अभी तक उसके बाद कोई पंजाब में या केपी में पीपल्स पार्टी या बलूचिस्तान में, सिंध के अलावा कहीं जगह पे कोई ऐसी सियासी कामयाबी हासिल करने में नाकाम नहीं। चलिए शहबाज शरीफ साहब वगैरह की बिकॉज़ डिस्कस अच्छा अच्छा बोलना तो नहीं है ना, ये T20 नहीं टेस्ट मैच, पाकिस्तानी सियासत T20 नहीं है। फारूक हबीब साहब भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, पीटीआई के सीनियर आने बात करते हैं और जो सियासी हलचल जारी है कुछ उनसे भी जानते हैं वो प्लानिंग क्या चल रही है। एक तो थोड़ा आज बल्दियाती इंतखाब का भी बड़ा रौला गौला रहा है फारूक हबीब साहब, और हमने देखा कि नई इलेक्शन हुए और ये अब फिलहाल अदालत में ही है मामला। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि क्या 5-6 महीने का इल्तवा जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे वो होता आपको नजर आ रहा है, या फिर आपको दिखाई दे रहा है कि कोर्ट शायद 1-आध हफ्ते में ही मामला सेटल कर देगी? नहीं, देखें 5-6 महीनों वाला तो मामला नहीं है। पहली बात तो ये है कि बल्दियाती इंतखाबात तो जो है वो आईनी जिम्मेदारी है जो कि करवाने चाहिए। यहाँ पर तो जो सबसे बड़ा जो आज किरदार खुल के सामने आया है गठजोड़, वो है इलेक्शन कमीशन का और इस पीडीएम की हुकूमत का। 31 दिसंबर का जो शेड्यूल जारी किया गया था पोलिंग का, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किया, और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल जारी करता है तो उसकी तैयारियां भी होती हैं, अमले को भी तैयार किया जाता है, वो बजट भी मौजूद होता है, बैलेट पेपर्स भी उसके लिए तैयार किए जाते हैं, तो सारी तैयारियां तो होती हैं। लेकिन कुछ रोज पहले जो है वो वफाकी हुकूमत इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इंतखाबात से भाग जाती हैं, कानून साजी करते हैं, उसको इलेक्शन कमीशन उस बुनियाद पर इंतखाबात को मुलतवी करता है। हमने चैलेंज किया, उसे कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए इंतखाबात करवाने के। तो इलेक्शन कमीशन के पास क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की अदालतों से बड़ा हो गया है, या अदालती निज़ाम को जो है, निज़ाम अदल को पीडीएम और इलेक्शन कमीशन मिलकर जो है वो चैलेंज कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं। उस हवाले से फारूक हबीब साहब, आज ये भी खबर मीडिया में गर्दिश कर रही थी कि पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से शायद खान साहब जो हैं वो कुछ और अब सोच रहे हैं, और परवेज इलाही साहब की बात उन्होंने मान ली है। 2023 तो वैसे भी अब शुरू हो ही रहा है, तो ये तो वैसे ही इलेक्शन ईयर है, तो अब क्या फिर 2-4 महीने और गुजार लिए जाएंगे इसी हुकूमत के साथ ताकि जो काम है वो हो जाए? जो हमारा मौक़िफ़ है, हम आज भी असेंबलियों की तहलील के ऊपर कायम है। लेकिन आप ये देखें कि जो इंतखाबात से भाग रहे हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात हों, चाहे वो आप देखें ये जो असेंबलियां तहलील करने का हमें कहते थे जी इंतखाबात हो जाएंगे, अब वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से असेंबलियां तहलील ना हो और इंतखाबात जो है वो इल्तवा का शिकार हो जाए। ये बड़ा नामुमकिन सा जो है वो काम है। हम अपनी बात के ऊपर कायम है, जो ऐलान हमने किया है असेंबलियां जरूर तहलील होंगी, और 11 तारीख तक आपके इल्म में है कि अदालत ने के अंडरटेकिंग ली हुई है, अदालती समाअत होगी। जैसे ही वहां से मामला सॉर्ट आउट होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वहां से ले सकते हैं। लाइटर नोट पे सवाल है,
मैं 2-3 दिन से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ ये जो पेशन गोइयाँ करने वाले एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं और फिर जो टैरो कार्ड रीडर्स, इनकी सुन रही थी गुफ्तगू, तो आप यकीन करें कि तकरीबन 95% का ये कहना था कि इलेक्शन 2023 में नज़र नहीं आ रही, बल्कि कम से कम जून तक में तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन ही नहीं है इलेक्शन का। अब मैं खैर इतना कोई इल्मुल आदाद या इल्म नजूम पे वो अंधा बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं वैसे एक बता रही हूँ आपको बात कि ये एक बात हो रही है जो हमें पीडीएम के जो मूड है उससे भी बड़ी मिलती जुलती नज़र आ रही है कि वो भी यही कहते हैं कि इलेक्शन का कोई चक्कर नहीं है, अर्ली इलेक्शन का। देखिए, हमने तो पाकिस्तान के आइन को देखना है ना, उसके मुताबिक चलना है। अब इल्म नजूम के पास क्या इल्म है, क्या होना है, वो अपने इल्म के हिसाब से अपनी बातचीत जो है वो करते हैं, उनकी भी दुकान चमक जाती है। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है? बहस ये नहीं है इंतखाबात होने या ना होने की, असल डिबेट ये है कि क्या मुल्क मजीद इस नाहल नकम्मी हुकूमत का मुतहम्मिल हो सकता है जो मुल्क को कितना पीछे ले गई है। आपकी इकॉनमी संभल नहीं रही, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफवर्जियाँ हैं, रूल ऑफ लॉ नाम की चीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मुल्क जो है वो पीछे जाता जा रहा है, दहशतगर्दी में इजाफा होता जा रहा है। तो आपके नजदीक फौरी इलेक्शन ही मौजूदा निज़ाम को मजीद वक्त देना चाहिए। फ़र्क मैं आपसे एक फैसल चौधरी बात कर रहा हूँ। देखिए, आइन और कानून के मुताबिक चाहे 11 तारीख तक आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना पड़ेगा। वो जब तक जो है वो गवर्नर साहब का जो वो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड नहीं करती अदालत, तो आर्टिकल 137 के तहत तो आप लोग बाउंड हैं। और अगर बल्दियाती इलेक्शन इस्लामाबाद में नहीं होते तो फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आप क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो जो नज़र आ रहा है वो उन्होंने आप इंट्रा कोर्ट अपील खुद भी दायर कर दी है, तो वो तो कलेक्शन कराने हमारी देखें, हमारी हिकमत अमली तो इस लिहाज से जो है वो बड़ी वाज़ेह है। हमने तो देखें डेजोल्यूशन की तरफ तो हमने जाना ही जाना है। कोर्ट ने तो 11 तारीख तक की हमारे से उन्होंने एक अंडरटेकिंग ले रखी है और हम भी उस तारीख का ही जो है वो इंतजार कर रहे हैं जिससे हमारे हाथ जो बंधे हैं वो हमारे हाथ खुल जाएं। द मोमेंट हम आज़ाद होते हैं उस कमिटमेंट से जो अंडरटेकिंग हमें लेना पड़ी जिन हालात में वो आपके सामने है, तो असम्बलियों को जो है वो तहलील करेंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। और इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात का मामला अगर है तो देखें, एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, बड़े ऑनरेबल जज हैं, उन्होंने कहा कि ये तो फिर बदनीयती की बुनियाद के ऊपर फिर आप जितनी मर्जी तो हर बार कानून साजी करेंगे, कभी हल्का बंदियां तब्दील करेंगे तो इंतखाबात कभी होंगे ही नहीं। अच्छा फरूख हबीब साहब, एक मुझे भी बात, इमरान याकूब बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप जब दोबारा 11 तारीख को जाते हैं अदालत में और अदालत दोबारा आपसे ये अंडरटेकिंग ले लेती है कि आपने इत्मीनान का वोट नहीं लिया या किसी और वजह से, तो आप दोबारा एक अंडरटेकिंग दें कि आप असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे, फिर आपका मौक़िफ़ क्या होगा? नहीं देखें, अभी तो अदालती प्रोसीडिंग होनी है, मामला सब जुडिस है, लेकिन दो चीजें हैं ना अदालत के सामने। हमने तो जो हुक्मनामा है जो गवर्नर ने डी नोटिफिकेशन का जारी किया, हमने तो उसको चैलेंज किया है। उसके ऊपर उन्होंने हमें इंटरिम रिलीफ दिया और चीफ मिनिस्टर की जो गवर्नमेंट है की उसको उन्होंने रीइंस्टेट कर दिया और अब नोटिस नहीं हुए हैं। अब आकर तो उन्होंने जो दूसरा फरीक उन्होंने बताना ना किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने डी नोटिफिकेशन किया, आया वो आईनी तौर के ऊपर जायज है या नहीं जायज है। मैं समझता हूँ आईनी तौर के ऊपर वो जायज नहीं था। जो गवर्नर ने इजलास बुलाया था वो भी गवर्नर और स्पीकर के दरमियान माबैन मामला था, उसमें चीफ मिनिस्टर का तो अमल ही कोई नहीं था। उनको जो सजा दी गई हुकूमत को, अदालत की जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से ही आप लोग अभी आगे इसकी स्ट्रैटेजी देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फरूख हबीब साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक छोटा लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फर्दर थोड़ी सी बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से भी, और जैसे कि अभी थोड़ा सा चल रहा था मामला 2022 का, हम जायज़ा भी ले रहे थे, थोड़ी सी उससे भी मुताल्लिक क्वेश्चन शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है जी सियासी सूरत हाल के हवाले से। 2023 का सियासी मंजरनामा क्या होगा इसको हम जांचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा 2022 का जायज़ा लेके। इमरान साहब, आपके ख्याल से 2022 में कामयाब तरीन और नाकाम तरीन सियासतदान कौन थे? मेरे ख्याल में बिलाशुबा नाकाम तरीन सियासतदान इमरान खान। अच्छा। हाँ, उसकी वजह ये है कि आपने वजारत उज़्मा गवा दी, एक पेज जिसको आप टोकरी तरह उठा के फिरते थे वो फाड़ दिया,
वो जो आपके दोस्त थे आपने सारे दुश्मन बना लिए, और वो दुश्मन जिनको आप सजाएं देना चाहते थे, जिनके गले से हलक से आप निकाल के करप्शन की दौलत वापस लाना चाहते थे, 1 रुपया हराम है जो लिया हो, बल्कि उनको हुकूमत दे दी। तो मैं समझता हूँ कि नाकाम तरीन सियासतदान इमरान खान थे, और ये पीडीएम ने उनकी नाकामियों से फायदा उठाते हुए हुकूमत संभाली। यानी अपने अन्य जो गए नहीं सुन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। नहीं तो इमरान खान साहब ने अगर इमरान खान साहब एस्टेब्लिश साथ अपने मामलात खराब ना करते तो आज भी होते, वज़ीर आज़म ही होते। नहीं तो लेकिन इमरान खान साहब ने जो अवाम के साथ अपने मामलात अच्छे कर लिए, उसको आप क्या वेट देंगे? देखिए आपने वो एक इसको थोड़ा बेहतर कर ले, बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान को कैसा बतौर अब सुन लें, बतौर अपोजिशन लीडर मैं समझता हूँ कि इमरान खान का कोई मुकाबला ही नहीं। उसने अब देखें नाकामी के बाद वो जिस तेजी के साथ उभरे हैं और जिस तरह से उन्होंने अपना बयानिया बनाया, आप उससे इत्तेफाक करें या इख्तिलाफ करें, उसमें सानी कोई नहीं है। उसका तोड़ ना PMLN के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना मौलाना फजलुर रहमान के पास है, ना MQM के, किसी किसी गोल नहीं। जो साहब और मैं तुहानू एक और गल दसा, इवन इमरान खान खुद भी चाहें कि इससे को बेहतर बयानियां बना लें तो शायद फिर वो भी ये भी अच्छी कही। लेकिन चौधरी साहब ये तो चले हो गया कि हमने जो सियासतदानों के हवाले से एक जायजा लिया, लेकिन आपके ख्याल से साल 2022 का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट आपको क्या लगता है? एक ऐसा इवेंट जो आपको लगता है कि जिसके दूर रस असरात पाकिस्तान की आगे आने वाली तारीख पर आपको पड़ते? नो डाउट, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, द देन गवर्नमेंट, जिसकी बात जो है पाकिस्तान में जो मामलात है वो बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की तरफ गए, और जैसे भी था जब वो हुकूमत थी तो बेहतर अंदाज में चल रही थी। बहुत ज़्यादा क्रिबिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा एक इस इवेंट के बाद पाकिस्तान ने बदलते हुए हमें नजर आया, पाकिस्तान तेजी से डाउनस्लाइड किया। बिल्कुल, इसमें तो खैर कोई भी नहीं इनकार करेगा, लेकिन इमरान साहब आपके ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जिसको कहते हैं आप हिस्ट्री में, सियासी या कोई भी? मेरे ख्याल में अरशद शरीफ की शहादत जो है वो एक ऐसा वाकया है कि आप उसे शायद उसमें हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। मेरी बात सुन, रिवर्स नहीं, उसके अलावा आप देखें कि अरशद शरीफ की शहादत का इम्पैक्ट सिर्फ सहाफत पे नहीं है, मुल्क की सियासत पे और रियासत के मामलात पे उसका एक माशरे पे है, हर घर पे है। रियासत के मामलात जब हैं तो उसमें सब ही आ गया। देखिए उसका एक ऐसा इम्पैक्ट आया कि एक ऐसी माँ, एक ऐसी बहन, एक ऐसी बेटी जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी मैंने देखे हैं कि अरशद शरीफ के लिए रोए हैं। और अरशद शरीफ की वालिदा और अरशद शरीफ की फैमिली, मैं समझता हूँ कि मरना तो हर एक ने है, जाना तो हर एक ने है, मौत बरहक है, लेकिन जिस तरह की मौत अरशद शरीफ को आई है, मिली है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि अगले 10 साल तो कम अज़ कम पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी सहाफ़त में, पाकिस्तान के इन तमाम मामलात में उसको आप फरामोश नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और मैं जो बात करते हैं ना रिवर्स नहीं, हुकूमतें भी आती जाती रहती, हो सकता है PTI की गवर्नमेंट दोबारा बन जाए, हो सकता है खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मईशत भी इंशाल्लाह संभल जाएगी, कुछ ना बहुत सारी चीज़ें आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन जो दुनिया से चला गया उसको आप वापस नहीं ला सकते। ये एक ऐसा लॉस है जिसको हम नहीं। विलन कौन है जी 2022 का और हीरो कौन? विलन का नाम लूँ तो आपने चलाना नहीं है। तो देखिए मैं समझता हूँ कि ये तो सारी बड़ी डिज़मल बातें हैं। अच्छा। अगर हीरो है इस दुनिया का, वो रिसेंटली जो वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ है उसमें जो एम्बापे है, मेसी ने तो क्योंकि वो जीता तो ना, एम्बापे ने जब सिंगल हैंडेडली फ्रांस को उससे वर्ल्ड कप के करीब लाके खड़ा कर दिया वापस। हाँ। तो मेरे ख्याल में जो स्पोर्ट्स की दुनिया का जो हीरो है, दुनिया की जो होप है, और सिंगल हैंडेडली जिस लड़के ने कमाल किया वो एम्बापे है। तो मेरे ख्याल में वो हीरो और विलन नहीं, मैं समझता हूँ जो सबसे मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। ये सेफ खेल रहे हैं। नहीं सेफ नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे ख्याल में बिल्कुल एम्बापे ही है। उसकी वजह क्या है कि उसने दुनिया में इस कोरोना के बाद की दुनिया में, जब पूरी दुनिया की मैशत, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की मैशत इस वक्त बैठी हुई है। यूरोप में इस वक्त जो एनर्जी क्राइसिस है, यूके में लोगों ने 3-3 घरों में जो लोग रहते हैं वो एक कमरे में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि एनर्जी का बिल कम आए। ऑन एवरेज जिसको 200 पाउंड बिल आता था उसको 700 पाउंड बिल आ रहा है। लिहाजा उसने एक होप दी है, खुशी दी है, इसलिए वो हीरो है। और विलन मेरी नज़र में 2022 में भी मोदी है। उसने पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इंडिया में अक़लियतों के साथ
इस साल में जो कुछ कर दिया और कश्मीर में जो कुछ किया है उससे बड़ा विलन उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने जो ये पूरी दुनिया को जंग में झोंक के जो नुकसान किया है, आप उनकी इस एक्ट को जो यूक्रेन के ऊपर वॉर है वो उसको किसी तरह पर जस्टिफाई नहीं कर सकते। वो बड़ी अनफॉर्चुनेट है, जिसे दुनिया बहुत सफ़र कर रही है और जब उसका इम्पैक्ट दुनिया पे आया, उसका इम्पैक्ट हम पे भी आया है, यूरोप पे भी आया है, अमेरिका सब पे आया है। और हम एक ऐसी जंग में हैं पूरी दुनिया जिससे बाहर कब निकलेंगे इसका कोई पता नहीं। बिल्कुल जो सब बिल्कुल ठीक है, उसमें वो ठीक है, लेकिन अगर आप इंसानी बुनियादों पे देखें ना तो फिर भी मेरे ख्याल में बड़ा विलन मोदी है। उसने इंसानियत की जो तजलील की है ना वो उसका इम्पैक्ट क्योंकि लोकल है, रीजनल है, इंडिया तक है, पाकिस्तान के जो मैं इस लिहाज से बात कर रहा था कि वर्ल्ड इम्पैक्ट जो है इम्पैक्ट के लिहाज से वो पुतिन की जो वॉर है यहीं पे खत्म करते हैं। अब थोड़ा सा जो मुल्की सियासत है उसका भी थोड़ा सा जायजा लेते हैं और ख़ास तौर पर जो बल्दियाती इंतखाब के वाले से जैसे फ़रूख हबीब साहब से भी बात हो रही थी तो उसके ऊपर ज़रूर मैं आप दोनों की कमेंट जानना चाहूँगी। पहले चौधरी साहब, कंटेम्प्ट आपको लगता है कि इस केस पे इम्प्लीमेंट होगी अब, क्योंकि फ़िलहाल तो नहीं टेकअप हुआ मामला और वो कहते हैं जी ये पॉसिबल ही नहीं था किसी भी तरह। देखिए, कंटेम्प्ट एप्लीकेशन जो पीटीआई ने फ़ाइल की है वो अभी इसलिए लिस्ट नहीं होगी क्योंकि जज साहब छुट्टी पे हैं और 3 किस्म की कंटेम्प्ट होती हैं। मैं लीगली ज़रा बात बताऊँ, इसमें जुडिशल कंटेम्प्ट एक होती है जो कि एक जज के बारे में हर्जा सराई हो, या उसके अलावा वो जो कंटेम्प्ट है वो उन्हीं जज साहब के पास लगनी होती है। दूसरी बात है कि इसमें इलेक्शन कमीशन दो के उसमें उनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म भी हो रहा है और मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक जायज़ भी है, लेकिन 7 घंटे का वक्त भी कोई जायज़ बात नहीं थी। मैंने कल भी आपसे अर्ज़ किया कि इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था ताकि फिर ये, लेकिन जो तफसीलन फ़ैसला आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा मैंने रात को भी आपको कहा कि ये जो हुकूमत ने जो ये पैंतरा खेला है ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल इसलिए नहीं है कि इस तरह से तो कोई भी हुकूमत जो है वो इलेक्शन से पहले नई हल्का बंदियाँ करे। हल्का बंदियों का कानून है, हल्का बंदियों का एक तरीक़ेकार है, हल्का बंदियाँ मर्दमशुमारी कि चलो जी जब भी रुकवाना है नहीं, वो तो फिर इलेक्शन ही नहीं होने देंगे। और इलेक्शन कमीशन जैसे आजकल इमरान खान से नफरत है बहुत सारे लोगों को, इलेक्शन कमीशन से उनके जो ताल्लुकात है वो किसी से कोई ढके छुपे तो है नहीं, तो वो जो सारा, और इलेक्शन कमीशन ने खुद ये बात की है 20/12 को, उन्होंने 31 का ये किया और फिर ये भी नहीं देखा कि जो आपने, लेकिन इसमें भी हाई कोर्ट के 2 फैसले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच ने एक फ़ैसला दिया है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला उन्होंने कहा दोबारा सुनना है। हालांकि मैं समझता हूँ कि इलेक्शन करवाने को इंश्योर कराना चाहिए और अदालतों में जुरिस्प्रूडेंस रही है हमेशा कि अदालतें कभी भी इलेक्शन के रास्ते में हर्डल नहीं होती। शेख रशीद साहब का एक बड़ा मशहूर केस है उसमें उन्होंने कहा जी ये जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब बहाने बना रहे हैं ना आजकल, शेख रशीद साहब ने ऐसी पटिशन की जी कि पिंडी में हालात दुरुस्त नहीं है, ये 11/12 की पटिशन है। अदालत ने कहा इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्होंने इलेक्शन अनाउंस किए, वो इलेक्शन करेंगे। ये पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन एडवर्स पोजीशन पे आया हुआ है कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तैयार रहना चाहिए। इस हफ्ते में ये फैसला हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस हफ्ते में फैसला हो। उसकी वजह यह है कि अभी तक इंट्रा कोर्ट अपील्स भी नहीं लगी हैं और अभी तक जहाँ तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन की बात है तो वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन उनके ऊपर बिल्कुल लग सकती है। और 2015 का नहीं तो फिर ये इस पे और 2018 लगेगी या हुकूमत पे लगेगी? नहीं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर लग सकती है। उसमें अगर ये कोई कहे, असल में मसला ये है कि यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, वो लीगल एक्सपर्ट नहीं है, उनकी एक अपनी राय होती है। ब्यूरोक्रेट इस तरह से नहीं सोचता है। लीगली स्पीकिंग ये 2 सुप्रीम कोर्ट की लीडिंग जजमेंट्स हैं, अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा 20-25 हैं, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है जिसका काम इलेक्शन की पुलिसिंग है, यानी इलेक्शन कराना है, वो किसी तौर पे भी अदालत नहीं है। तो अगर यहाँ इस मुल्क में तो वो केस है हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर कंटेम्प्ट लग गई थी 2009 में। इफ्तिखार चौधरी साहब ने बड़े बड़े काम किए हुए हैं। तो अभी इलेक्शन कमीशन अगर ये ऑर्डर नहीं आता और वो जो सब आएंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। कोई भी इदारा पाकिस्तान में आइन से कानून से मुबारा नहीं, और अदालतें जो है उनका काम है हर एक के ऊपर चेक एंड बैलेंस है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत की बी टीम है, आप उनके इस इल्ज़ाम से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल नहीं करता। उसकी वजह यह है कि खान साहब की ये पॉलिसी है कि इदारों को इतना मुतनाज़ बना दो, इतना मुतनाज़ बना दो कि लोग उनके मौक़िफ़ को सच समझने लगे।
देखिए ये वही इलेक्शन कमिश्नर है जिनको आपने मुकर्रर किया था, आपने लगाया था, आप उस वक्त इनकी तारीफें करते बड़े बड़े हाथों से लगाए हुए, फिर बाद में सर वो बूटे ही पड़ देते हैं। तो सब सुनते लो ना, गुजारिश ये आपने जब उनको लगा दिया उसके बाद आप उनकी तारीफें भी करते थे, फिर ये ज़िमनी इलेक्शन में आपके लोगों ने भी कहा कि जी हाँ बड़े अच्छे इलेक्शन हुए, इसी इलेक्शन कमिश्नर ने करवाए थे, वो कंपोडिया से आगे नहीं करवा के गया। अब बात वो है जो चोई साहब ने की है कि अगर अदालत, हमारी अदालतों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को बड़ी माज़रत के साथ हाथ बांध के मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उन्हें भी ये सोचना चाहिए, जब इलेक्शन पोस्टपोन हो गए या मुलतवी हो गए या कैंसिल हो गए तो सारा इलेक्शन प्लान जो था, तैयारियां, वो तो धड़ी की धड़ी रह गई, कोई छुट्टी पे चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई चीज। अब इलेक्शन, हाँ जी, उन्हें टाइम देना, सभी कह रहे हैं। अब उसमें अगर उन्होंने टाइम मांगा तो वो कहते हैं जी इलेक्शन, नहीं उन्होंने टाइम नहीं ना मांगा सर, उन्होंने पता क्या, उन्होंने आके पहली बात की जो डिटेल जजमेंट में मैंने जो पढ़ा, तो मुझे पहली बात यह है कि हुकूमत ने कहा था कि जी हम तो इलेक्शन ही नहीं करा सकते। हाँ जी। इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हमें 4-5 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा कि आपने खुद तो 20 तारीख को इलेक्शन का नोटिफिकेशन आपने 24 से 31 का किया है, तो फिर आपको ये 6 दिनों में आप और वो जो लॉ है जिसकी बुनियाद पे फैसला दे रहे हैं, अभी सदर ने साइन नहीं किया, तो अभी वो लॉ ही नहीं है। और फिर जिस तरह से ये हल्का बंदियां जो हैं, इस तरह से तो कोई भी काम नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप 31 को करा दें, टाइम का हद तक तो बात की जा सकती है, लेकिन अब जो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है समीना, उसमें भी मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन को डेट देनी पड़ेगी। मैं नहीं समझता कि उनकी इंट्रा कोर्ट देनी पड़ेगी, नहीं जो सब देनी चाहिए। उसकी वजह कि उसका काम ये है कि वो डेट दे और इलेक्शन कराए, डेट दे, 2 हफ्ते की डेट दे, इलेक्शन कराए। लेकिन मुझे ये लगता है, लेकिन उनका ये एटीट्यूड जो ये वो अगर वो कहते हैं कि विलिंग नहीं नजर आते, जो कि एक जगह पे कहा है उन्होंने, कोर्ट ने ही कहा है कि बदनीयती मालूम होती है इलेक्शन कमीशन की या हुकूमत की, तो इससे तो फिर इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलती। देखिए समीना, अदालतें जो होती हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान वो कई रिमार्क्स देते हैं, कई चीज़ें कहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी एक काम में बदनीयती है तो उसमें आप उसको वैसे ही वो करार दे दें। उसकी वजह उन्होंने दी है ना, उन्होंने कहा कि पहले आपने अगर आपने जो ये कानून साजी 12 दिन पहले की, और ना उसका कोई जवाब है, आपने कहा कि जी वो आबादी बढ़ गई है, मरदमशुमारी तो 2018 के बाद हुई नहीं, तो फिर आपने किस बुनियाद पे कह दिया? तो उन्होंने इस बुनियाद को रख के असल चीज मैलाफिडी तो है। हाँ जी, मैलाफिडी तो है। देखिए असल चीज ये है कि इलेक्शन कमिश्नर को ये ज़रूर इलेक्शन कमीशन को चाहिए था, या ये एक असूल की बात है कि अगर मर्दमशुमारी नहीं हुई तो आपकी जो हल्का बंदियां हैं आप उनके मुताबिक करवाएं। आप अदालत में जाके सीधा ये कहें कि जनाब क्योंकि ये मुलतवी हो गए थे, अब हमें इसके लिए आप इतने दिन दे दें। अगर आप सपोज कि आप उनसे कहते हैं जी हमें 4 हफ्ते दे दें, अदालत कहती है नहीं आप 2 हफ्ते में करा दें, ये बात जस्टिफाई थी। लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया ना, हुकूमत ने दिया ना। मैं आपको एक और बात बता दूं, मैं इसमें ना आपको एक और हिस्टोरिक बात बता दूं। लास्ट जो सेंसस हुआ ना पाकिस्तान में 2017 में हुआ, 2018 में उसकी वो प्रीलिमिनरी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक बोला था, उससे पहले जो मर्दमशुमारी हुई वो 1997 में हुई। मैं आगे भी बता चुका हूँ कि उसके बीच में 4-5 इलेक्शन उन्हीं पुरानी मर्दमशुमारी, पुरानी हल्के बंदियों पे हुए। ठीक है, ये हल्का बंदियां ये बड़ा अच्छा वैसे जो सब मर्दमशुमारी नहीं हुई, लेकिन हल्का बंदियां के दरमियान में नहीं होती रही हैं। नहीं सर, वो मुख्तलिफ नहीं एक दफा हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं सर इसलिए सर जी ये कोर्ट नहीं ये कभी नहीं। उन्हीं मर्दमशुमारी जो लास्ट 2018 में हुई, उसके बाद नई हल्का बंदी हुई, प्रीलिमिनरी जो आए उससे पहले 97 में, उसके बीच में कभी हल्का बंदी किसी शहर में कोई सीट नहीं बढ़ी। ठीक हो गया, वो मर्दमशुमारी के बगैर बढ़ नहीं सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कुछ बात करेंगे रोटी पानी की जनाब, क्योंकि आम आदमी का मसला तो रोटी है जो कि इस वक्त 2 वक्त की भी खानी उसके लिए मुश्किल हो गई। क्या वजह? आटे का एक बहरान भी नज़र आ रहा है जिसकी वजह से आटा भी महंगा हो रहा है, और अब जो रोटी है उसकी कीमत में भी इजाफा, नान की कीमत में भी इजाफा, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट भी चल रहे हैं। तफसीली बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आटा बहरान सर उठा चुका है मुल्क में, और आटे की कीमत में भी हर रोज़ हमें इजाफा दिखाई दे रहा है, और चंद 10 रुपये 20 रुपये नहीं बल्कि 100 के हिसाब से भी हमें बोरी के ऊपर, थैले के ऊपर
नज़र आ रहा है कि उसकी कीमत बढ़ रही है। अब इसी वजह से आटे का बहरान जो है वो रोटी और नान की महंगाई में भी बाइस बन गया है और अब 25 रुपये का नान और 20 रुपये की रोटी मुख्तलिफ जो इलाके हैं पाकिस्तान के वहाँ पर मिल रही है। मुख्तलिफ इलाकों में इस हवाले से जो सूरत हाल है वो खासी ख़राब है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसिम रज़ा साहब जो कि सदर हैं पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। उनसे इस बारे में बात का आगाज़ करते हैं। आसिम रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि ये कोई क्राइसिस है या ये कोई क्रिएटेड क्राइसिस है आटे का, और क्यों ये कीमतों में इजाफा जो है कोई नागुज़ीर समझा जा रहा है? देखिए, गुजारिश ये है कि इस टाइम पे हमारे मुल्क में सबसे पहले तो ये मैं बताता चलूँ कि जो गंदम है वो हमारी जरूरत के मुताबिक पूरी है, उसमें कमी नहीं है। अब डिफरेंस आ गया रेट्स का और डिफरेंस आ गया जो इशू की जा रही है गंदम, उसकी क्वांटिटी कम है उस मतलूबा तादाद से कि जो चाहिए। अब जो प्राइवेट ग्राइंडिंग हो रही है उसमें प्राइवेट जो गंदम आ रही है बाजारों से या मंडियों से, उसका रेट बहुत बढ़ चुका है और वो बढ़ा है आज से 10 दिन पहले। 10 दिन पहले तक 3300 रुपया फी मन गंदम का रेट था। जब चीफ मिनिस्टर सिंध की एक प्रेस से मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा कि 15 जनवरी तक सिंध के पास अपने फूड डिपार्टमेंट के स्टॉक्स हैं, बाकी पास्को की आएगी तो पूरा होगा। तो उसको आम मार्केट में, आम मंडियों में इस तरह लिया गया कि 15 जनवरी के पास गंदम नहीं है, तो उसकी वजह से ये प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई और सिर्फ 10 दिनों के अंदर 3300 रुपये से प्राइस चली गई 4400 रुपये तक। तो मार्केट में मौजूद है, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा क्रैक डाउन करे मंडियों पर और जो होर्डिंग्स हुई है, इसका मतलब है फिर अब लोगों ने, जाहिर है जब उन्हें ये लगा कि शायद कम हो रही है तो जखीरा अंदोजी कर ली, होर्डिंग की वजह से कीमत बढ़ गई। जी, ऑलरेडी होल्ड तो हुई भी थी। फ्लोर मिल्स का स्टॉक तो होता है डिक्लेयर्ड, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर गंदम पड़ी हुई है वो डिक्लेयर्ड नहीं होती। वो हर आदमी के पास अपने अपने गोदामों में गंदम का जखीरा है, जिसमें राइस सेलर्स हैं, कॉटन जिनर्स हैं या कोई और भी लोग जो इस फील्ड में स्टॉक करते हैं, उनके पास गंदम मौजूद है। तो एक तो ये है कि जो हमारे पास मुल्की सतह पर पास्को के पास, फूड डिपार्टमेंट पंजाब, सिंध, ये जो गंदम है ये हमारे मुल्क की जरूरत के मुताबिक पूरी है। सिर्फ 1.5 महीने बाद मार्च बिल्कुल स्टार्टिंग में या फेब एंड में सिंध की क्रॉप आ जाती है। इसी तरह मार्च एंड और अप्रैल के पहले हफ्ते में पंजाब सिंध की तो क्रॉप के बारे में कहा जा रहा है ना कि वो तो बड़ी कम इस वक्त पैदावार हमें मिलेगी इस दफा, क्योंकि सैलाब की वजह से बड़ी नुकसान हुआ। जब भी सैलाब आता है उसके बाद अच्छा क्रॉप साइज हमेशा देखा गया और बम्पर क्रॉप होती है। अगर हम आदादो शुमार लें तो 97% सिंध की क्रॉप जो है उसकी सोइंग हो चुकी है जो टारगेट था। इसी तरह ये बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पानी खड़ा है, लेकिन जो टारगेट था उसका 97% हदफ पूरा हो गया है सोइंग का। ये अपना अगर आप आदादो शुमार लें तो उसके मुताबिक है। और पंजाब की जो है वो 80% क्रॉस कर गई है और मैं समझता हूँ पंजाब भी अपना हदफ जो है सोइंग का वो पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब आसिम साहब, इसका मतलब ये है कि ये जो सारी प्रॉब्लम है बैड गवर्नेंस है और मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर। देखिए, अगर हम ये ज़हन में से निकाल दें कि हमने कैरी फॉरवर्ड गंदम को लेके जाना है, देखिए अब जब सिंध का इशू खत्म होगा तो 2 लाख टन सिंध के पास पड़ी होगी और पंजाब के पास 2.5 लाख टन या 2 लाख टन पड़ी होगी, तो वो सेव करके क्या करना है, उसको मिलों को इजरा करना चाहिए कि जो आज क्राइसिस है, जो आज आवाम को महंगा आटा मिल रहा है वो ना मिले, वो सस्ता मिले। अगर आज ही 2 से 3 हज़ार टन मिनिमम भी बढ़ा दिया जाए तो मार्केट को पंजाब के अंदर इफेक्ट आएगा। इसी तरह सिंध में 25 से 50 हज़ार टन अगर महीने की बढ़ाई जाए तो 2 महीनों में 1 लाख टन फालतू लगेगी, तो फिर भी 1 लाख टन सिंध के पास बच जाएगी गंदम। 3 लाख पास्को की है और बाकी अपनी जो सिंध की है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमें इस टाइम पे सेविंग की बजाय मैं समझता हूँ रिलीज करनी चाहिए। तो आसिम साहब आपने चीफ मिनिस्टर जो हैं सिंध और पंजाब या केपी, इनसे राब्ता नहीं किया, इनसे को मुलाकात करके या को खत लिख के उनको बताई नहीं, ये तजवीज़ नहीं दी? देखें, ये मीडिया सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जरिया है पहुंचाने का बात। तो पिछले 1 हफ्ते से हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो पंजाब के अंदर जो 21,500 टन इशू हो रहा है, इसको 21,500 टन से बढ़ा के
पंजाब का इशू 25 से 26,000 कर दिया जाए। सिंध के अंदर जो 2.25 लाख टन महीने की दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे महीने का हिसाब होता है, उसको 2.5 से 2.25 लाख कर दिया जाए, तो ये क्राइसिस हल हो जाएगा। और वफाक ने चूंकि बलूचिस्तान को अभी तक गंदम नहीं दी, अगर वफाक 70,000 टन सिर्फ गंदम बलूचिस्तान को दे दे तो पूरा हो जाएगा। पासको के पास भी 3-3.5 लाख टन गंदम बचेगी। तो मैं ये समझता हूँ बचाने की बजाय ये मिल्स को दे के ग्राइंड करके अवाम को आटा दिया जाए, ताकि अवाम को सस्ते नरखों पर आटा मिलता है। यानी कोई क्राइसिस है नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिएटेड क्राइसिस। आसिम साहब, क्या अफगानिस्तान को गंदम की स्मगलिंग हुई, को इसकी कोई बुनियादी वजह है? देखिए, यहाँ से तो लाहौर से शेखुपुरा नहीं जा सकती, अफगानिस्तान तो बहुत दूर की बात है। KPK आने जाने पे पाबंदी है, वहाँ नहीं जाती। रोज आए दिन जो पर्चे, जो रावी के पुल पे गाड़ी पकड़ी जाती है, कहा जाता है कि अफगानिस्तान जा रही है। रावी के बाद तो अभी शेखुपुरा, गुजरावाला और ये सारे पिंडी क्रॉस करके KPK दाखिल होना है, और उसके बाद फिर इसने क्रॉस होना है अफगानिस्तान के लिए। तो ये तो यहीं पे पकड़ी जाती है गाड़ियां, जो जिलाई पाबंदी है उसमें। तो वहां तक तो बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल एक दाना भी हमारा अफगानिस्तान नहीं जा रहा, ये रेस्ट अश्योर। परसेप्शन की वजह से ये सारा जो है मिसमैनेजमेंट नजर आ रही है। शुक्रिया आपका आसिम रजा साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दोनों का एक कमेंट जरूर मैं इस पर लेना चाहूँगा। फिर इससे तो ये तासुर मिल रहा है कि एक मसनूई किस्म का बहरान है जो क्रिएट किया गया, लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह से वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक दफ़ा चीज़ महंगी हो जाए वो दोबारा सस्ती नहीं होती हमारे मुल्क में। क्राइसिस ये है कि मिसमैनेजमेंट का क्राइसिस है। देखिए, हुकूमतें, जैसे मैंने पहले जब सबसे पहला अपना कमेंट दिया था तो उसमें ये बात बताई थी कि जब आपको हुकूमत कहीं नज़र ही नहीं आएगी, आपको प्राइस कंट्रोल कमेटियां नज़र नहीं आएंगी, आपको मार्केट कमेटियां फाल नज़र नहीं आएंगी, एक पूरा सेटअप है, अगर वो आपको काम करता हुए नहीं नज़र आएगा, हुकूमतें सिर्फ असेंबलियां बचाने और तोड़ने पे लगी होंगी, हमें बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर ही नज़र नहीं आएगा, तो गरीब आदमी फिर क्या करेगा? वो बेचारा तो यहाँ हाल ये है कि मुझे 2 दिन पहले एक साहब मिले और उन्होंने मुझे कहा, वो सरकारी मुलाजिम है 16वें ग्रेड के, उन्होंने कहा जी मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, मांगे एक फैक्ट्री है वहाँ पे जाता हूँ। चौधरी साहब वो कहते हैं मैं समनाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे मुझे चक्की का आटा मिलता है 135 रुपये और किलो, और जहाँ मांगा मंडी लाहौर का ही जो मजाफाती एरिया, वहाँ मेरी फैक्ट्री के सामने चक्की है, वो देता है 100 रुपये किलो। तो कहता है मैं, यानी लाहौर में ही मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट हमें नजर आ रहे हैं। ठीक, अगर हुकूमत सिर्फ ये चीज़ें ही मैनेज कर ले तो ये मामला बेहतर हो सकता है। आपको क्या इसकी बुनियादी वजह भी नज़र आ रही है? आप इत्तेफाक करेंगे मेरा ख्याल है इमरान साहब की बात से, क्योंकि आसिम रज़ा साहब भी कमोबेश यही गुफ्तगू करें, लेकिन अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए? नहीं, इसको सॉर्ट आउट करने का तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म मौजूद है। ब्यूरोक्रेसी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, और ज़ाहिर है लाहौर में जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है और कराची में भी है। मसला यह है कि MPs का भाव बढ़ गया, ठीक है, सारे पैसे उधर चले जाते हैं। अब जो है वो बेचारे उनको बचाएं। आप तो कह रहे हो इस दफा लिए ही नहीं पैसे MPs ने। 3 MPs कल आई हैं, टीवी पे PTI ने पेश किए हैं, 2 वजीर सिंध के, उन्होंने कहा पैसे लेके जी आप ये करें। ये पैसे आपके और हमारे हैं, ये पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं, लेकिन लिए तो नहीं ना। नहीं, उन्होंने नहीं लिए, लेकिन ये जिन्होंने देने के लिए लिए हैं उन्होंने वापस किए। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब पंजाब में तो PTI की हुकूमत है ना, पंजाब में तो PTI की हुकूमत है, तो अगर पंजाब में PTI की हुकूमत है तो ये तो पैसे नहीं दे रहे किसी को। सर, ये बात ये है कि आप इसमें बहुत सारे और फैक्टर भी हैं। ये मैं आसिम रज़ा साहब की ये बात को मैं बिलीव नहीं करता कि स्मगलिंग नहीं हो रही। स्मगलिंग होती तब है जब ये इस किस्म की पाबंदियाँ लगी जाए। स्मगलिंग जो है वो हर चीज़ की होती है। अफ़गानिस्तान में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसा मामला नहीं है। डॉलर जो है पाकिस्तान का वो स्मगल हो रहा है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। वहाँ पे जब तक एक वहाँ सस्ता है, यहाँ महंगा नहीं, वहाँ पे महंगा है, इसलिए स्मगल हो रहा है ना। वहाँ पे जब तक एक स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान को ये प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये जो स्मगलिंग हो रही है गंदम की, दूसरी ये जो सिंध का जो मामला है, ये इतना आसान मामला नहीं है। इफेक्टिव गवर्नमेंट आ भी जाए तो स्मगलिंग फिर भी होनी है। स्मगलिंग तो हमारे कभी रुकती नहीं उसकी वजह कि अफगानिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में गंदम है, वो सारी यहाँ से जानी। चलिए जी, यहीं पे प्रोग्राम को आज समेटते हैं और इस दुआ के 2023 पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर अल्लाह करे कि इस्तेहकाम का साल हो। आप सबको बहुत बहुत नए साल की खुशियाँ मुबारक हों। आप लोगों के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और पाकिस्तान के लिए भी बहुत सी नेक तमन्नाएं। और आज ज़रा शेर व शायरी हो रही थी प्रोग्राम में, तो एक शेर मैं भी जाते जाते सुना दूँ
कि कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, कुछ और बढ़ गए हैं अंधेरे तो क्या हुआ, मायूस तो नहीं है तुलुए सहर से हम। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम के खिताम, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।